नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो आज 2016 का पहला दिन है। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष पर हम सब में ये इच्छा सहज है कि 2016 अच्छा रहे। अब एक राष्ट्र राज्य की कसौटी में अच्छे वर्ष की परिभाषा बना सकना आसान नहीं है। मोटे तौर पर देश नेतृत्व या कि राजनीति में चला करता है। उस नाते 2016 में हम सब चाहेंगे कि भारत दौड़े। जैसा 2015 गुजरा है वैसा न गुजरे। भारत के लिए वर्ष अच्छा तब होना है जब राजनीति में परस्पर सहयोग व सद्भाव लौटे। हाँ, 2015 में राजनीतिक कटुता, असहयोग और गाली गलौज चरम पर था। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह चर्चा फिजूल है। बुनियादी बात है कि 2016 में भारत की राजनीति सामूहिकता में ढले। पक्ष विपक्ष सामूहिक तौर पर देश हित में सोचे। नेताओं में रिश्ते सद्भाव, मेलजोल और सहयोग के बने। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ऐसा सोचना और कहना ही कितना अव्यवहारिक है। भला भाजपा और कांग्रेस में या कि पक्ष विपक्ष में रिश्तों के अच्छे दिन क्या लौट सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार की केमिस्ट्री वैसी बन सकती है जैसी लोकतंत्र तकाजे में जरूरी है? केमिस्ट्री नेताओं के बीच ही नहीं, पार्टी के भीतर भी परस्पर बननी चाहिए। कोई माने या न माने, भारत की 2016 की बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक कार्य संस्कृति, सार्वजनिक जीवन में लेन देन कैसे बढ़े। एक हिसाब से 2009 तक यह सिलसिला चला था। उससे पहले भारत में राजनीति अलग थी और 2010 के बाद राजनीति ने पलटा खाया। पार्टियों, नेताओं, पक्ष विपक्ष में ऐसी कटुता बनी कि वह अपनी राजनीति का स्थायी फीचर हो गया है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा जोश से लबरेज हैं। 1.5 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत के हल्ले में उसका ऐसा सफाया हुआ था कि वाकई में लोग मानने लगे थे कि अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन 1.5 साल में हालात ऐसे बदले हैं कि मुल्क के तकरीबन सभी बड़े इलाकाई कांग्रेस के साथ मुफाहमत करना चाहते हैं। ऐसा सिर्फ अकलियती वोटों को कांग्रेस की हिमायत में मुत्तहिद होने की वजह से नहीं हो रहा है। कांग्रेस रहनुमा इसका सेहरा राहुल गांधी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि तहवील आराजी बिल और सूट बूट की सरकार पर राहुल की तहरीक से ये पैगाम गया कि कांग्रेस ही बीजेपी का मुतबादिल है और इस वजह से अकलियतों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ। तभी बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों कांग्रेस की शराइत पर मुफाहमत के लिए तैयार हुए। अब तमिलनाडु में साबिक वजीर आला और डीएमके सरबराह करुणानिधि ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस से मुफाहमत करना चाहती है। कांग्रेस अभी संभल कर इस जानिब आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे ही कोलकाता में हुए सीपीएम के इजलास में पार्टी के आला कयादत के रहनुमाओं ने कांग्रेस से मुफाहमत के साफ इशारे दिए। उधर महाराष्ट्र में कानून साज काउंसिल का इंतखाब एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। बीएसपी के साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह मुफाहमत की बात हो रही है। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल की पार्टी पीपीपी भी कांग्रेस से मुफाहमत करना चाहती है। उधर असम में बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस से मिलकर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी फैसला टाल रही है। नए साल में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजिक महाज पर सरगर्मी बनी रहेगी। इस साल फर्क सिर्फ ये होगा कि पहले 2 सालों के मुकाबले उनके गैर मुल्की दौरे कुछ कम होंगे, लेकिन गैर मुल्की मेहमानों का आना बढ़ जाएगा। शुरुआत 26 जनवरी से होगी, जब योम जमहूरियत की परेड में मेहमान खुसूसी बनकर फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद दिल्ली आएंगे। मोदी वजीर आजम बनने के बाद 2014 के 7 महीने में 9 ममालिक के दौरों पर गए थे और 2015 के 12 महीने में उन्होंने 28 ममालिक का दौरा किया। इस साल उनके गैर मुल्की दौरे कुछ कम होंगे, लेकिन कई बड़े मुल्कों के दौरे पर वो जाएंगे। जापान के साथ होने वाले सालाना शिखर इजलास के लिए वो टोक्यो जाएंगे, तो G20 ममालिक के इजलास के लिए चीन भी जाएंगे। ये मुसलसल दूसरे साल उनका चीन दौरा होगा। उसके अगले साल यानी 2017 में G20 ममालिक का इजलास हिंदुस्तान में होगा। वजीर आजम 19वें सार्क शिखर इजलास में हिस्सा लेने आइंदा साल पाकिस्तान भी जाएंगे। मोदी आइंदा साल 2 बार अमेरिका जा सकते हैं। पहले मार्च अप्रैल में एटमी
बालमी सिक्योरिटी के इजलास में हिस्सा लेने जाएंगे, जहां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो सकती है और उसके बाद सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में जा सकते हैं। इसके अलावा मजीद कुछ छोटे ममालिक का दौरा भी वो करेंगे। नए साल में फ्रांसवा ओलांद के अलावा कई हाई प्रोफाइल गैर मुल्की मेहमान हिंदुस्तान आएंगे। सालाना शिखर इजलास के लिए व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान आ सकते हैं। शेख हसीना, केपी शर्मा ओली, बेंजामिन नेतन्याहू और महमूद अब्बास के भी हिंदुस्तान आने के इम्कानात हैं। बीजेपी के कौमी सदर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। आइंदा 2 हफ्ते में से कम अज कम 15 सूबों में सूबाई सुदूर के इंतखाबात होने हैं और उसके बाद कौमी सदर का इंतखाब होगा। पार्टी के आइन के मुताबिक कौमी सदर के लिए मुल्क के कम अज कम आधे सूबों में तंजीम के इंतखाबात हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 सूबों जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड में ही इंतखाबात हुए हैं। आइंदा 3-4 महीने में 5 सूबों में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। इनमें से असम में सर्बानंद सोनोवाल, मगरबी बंगाल में दिलीप घोष और केरल में के राजशेखरन को सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इसलिए इन सूबों में तंजीम के इंतखाबात अभी नहीं होंगे। असेंबली इंतखाबात के बाद ही इन सूबों में इंतखाबात होंगे। बचे हुए सूबों में से बिहार, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सदर बदला जाना है, लेकिन अभी तक नामों पर रजामंदी नहीं बन पाई है। बिहार में आला बिरादरी या पसमानदा को लेकर पसोपेश है, तो झारखंड में कबायली और गैर कबायली को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में पंजाबी, वैश्य या गैर मुकीम को लेकर पसोपेश है। तभी कहा जा रहा है कि इन सूबों में इंतखाबात टल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पसमानदा तबके का सदर बनाने का इरादा बनाया है, इसलिए वहां मुमकिन है कि जल्द ही इंतखाबात हो जाएं। सदारती इंतखाबात ऐसे सूबों में जल्दी होंगे जहां बीजेपी कमजोर है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आलूदगी कम करने के लिए दिल्ली हुकूमत की तरफ से नाफिज किए गए ऑड इवन फार्मूले के तहत ऑड इवन नंबर की गाड़ियों को अलग अलग दिन चलाने का मंसूबा आज से दिल्ली में नाफिज हो गया। ऑड इवन मंसूबे के तहत दिल्ली में पीर, बुध और जुमा को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, जबकि मंगल, जुमेरात और शनिचर को इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इतवार को ये मंसूबा नाफिज नहीं रहेगा। आज सुबह 8 बजते ही दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों के लिए ऑड इवन मंसूबा शुरू हो गया। ये मंसूबा 15 जनवरी तक तजुर्बे के तौर पर शुरू किया गया है। ये मंसूबा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक नाफिज रहेगा। इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस की मदद करने के लिए हजारों वॉलंटियर सड़कों पर तैनात थे। इस मंसूबे के मुताबिक आज दिल्ली की सड़कों पर इवन नंबर वाली गाड़ियां चली। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर 2000 रुपया जुर्माना रखा गया है। आज इस मंसूबे के तहत कानून तोड़ने वालों का काफी तादाद में चालान भी कटा। ज़ेरे-ए-गौर की इस मंसूबे से बसों, सीएनजी व्हीकल, वीआईपी गाड़ियां और तनहा गाड़ियां चलाने वाली खवातीन को बाहर रखा गया है। दिल्ली में ऑड इवन मंसूबा नाफिज होने के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि ऑड इवन मंसूबा कामयाबी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने खुले मन से इसे अपनाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने नामुमकिन काम को मुमकिन किया है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली की आवाम का शुक्र अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि इस काम को डंडे से अमल में नहीं लाया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए आज कारपूलिंग को अपनाया। गौरतलब है कि केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने पड़ोस में रह रहे अपने कुलीग के साथ दफ्तर के लिए निकलेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम से कारपूलिंग को अपनाने की अपील भी की। दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट गोपाल राय ने कहा कि पूरा मुल्क नए साल पर हमें देख रहा है। दिल्ली को आलूदगी से राहत दिलाना आपके हाथ में है। गोपाल राय और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन कारपूलिंग करके अपने दफ्तर पहुँचे। बीजेपी से सस्पेंड बिहार के दरभंगा से रुकन पार्लियामेंट कीर्ति आजाद ने आज पार्टी को नोटिस का जवाब भेजा है। आजाद ने सभी इल्जामात को नकारते हुए अपने सस्पेंड किए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे गलत करार दिया। गौरतलब है कि डीडीसीए की बदउनवानी को लेकर मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली पर इल्जाम आयद करने के बाद कीर्ति आजाद को बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। भाजपा ने सस्पेंड किए गए कीर्ति आजाद से 14 दिन के अंदर जवाब तलब किया था। कीर्ति आजाद ने अपने जवाब के साथ सबूत में 4 सीडी और 3 खतूत भी भेजे हैं। सीडी में आजाद ने डीडीसीए बदउनवानी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो, मीडिया में बयानबाजी के फुटेज वगैरह भेजे हैं। आजाद ने कहा कि बिहार इंतखाबात के बाद मैंने पार्टी क़यादत पर कोई सवाल नहीं उठाए। 21 दिसंबर की ऐवान ज़ेर की कार्रवाई में मैंने हिस्सा लिया। डीडीसीए मामले का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अरुण जेटली का नाम नहीं लिया है।
बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आरजेडी सदर लालू प्रसाद ने अजीम इत्तेहाद के तर्जुमानान को नसीहत दी है। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में बरसरे इक़्तिदार अजीम इत्तेहाद के दो बड़े हिमायती जेडीयू और आरजेडी के बढ़ते तनाज़े पर लालू प्रसाद ने दोनों पार्टियों के तर्जुमानान को नसीहत देते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जारी तनाज़ा बेवजह है। लालू ने कहा कि अजीम इत्तेहाद के तर्जुमानान बिना सोचे समझे बयानबाजी करने से परहेज करें। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह और जेडीयू रहनुमा श्याम रजक की बयानबाजी के बाद लालू प्रसाद का ये बयान काफी अहम है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में बिहार में 3 इंजीनियरों के कत्ल के बाद अजीम इत्तेहाद की हुकूमत अपोजिशन जमातों के निशाने पर है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र की भावनाओं से चला करता है। लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक भावना नहीं है तो न सरकार चल सकती है और न देश। इस भावना में अहम रोल लीडरशिप का होता है। यदि संसद नहीं चल रही है, सरकार का काम नहीं हो रहा है और देश की बहस में झगड़ा विवाद सनसनी अधिक है तो दोषी लीडर ठहरेगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मुल्क की सियासी जमातों और रहनुमाओं की आपसी दुश्मनी जिस सतह पर पहुंच चुकी है उसका फौरन कम होना और पार्टियों व रहनुमाओं के बीच हमआहंगी बहाल हो जाना तो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कम अज कम कामकाजी रिश्ते जरूर होने चाहिए ताकि कानूनी कामकाज हो सके। तभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल साल के आखिरी दिन कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि वो नए साल में अज़्म लें कि ऐवान में कामकाज होने देगी। दरअसल वजीर आजम की फिक्र कानूनी कामकाज पूरी तरह से ठप होने को लेकर है। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ टकराव उनके लिए नया नहीं है। गुजरात के वजीर आला बनने के 6-8 महीने बाद ही हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ उनका जो टकराव शुरू हुआ वो वजीर आजम बनने के बाद भी जारी है। वजीर आला के तौर पर तो वह हिज़्ब इख्तिलाफ को दरकिनार करके कामकाज कराते रहे, लेकिन मरकज में ये मुमकिन नहीं है। ऐवान बाला में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए हिज़्ब इख्तिलाफ से टकराव उसके लिए भारी सरदर्द साबित हो रहा है। हिंदुस्तान की परेशानी ये है कि बरसरे इख्तिदार जमात बीजेपी और सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात कांग्रेस पार्टी के बीच सोच और नजरियात का टकराव नहीं है, बल्कि रहनुमाओं के गुरूर का टकराव है। मिसाल के तौर पर जीएसटी बिल को लिया जा सकता है। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसने ये बिल बनाया है और इसे पास कराना उसकी अव्वलियत है, तो दूसरी जानिब बीजेपी भी कह रही है कि ये कांग्रेस का लाया बिल है और मुल्क के मफाद में है। फिर भी बिल पास नहीं हो रहा है। इसे पास कराने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जाती तौर पर पहल की और सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन सरमाई इजलास में ये बिल पास नहीं हुआ और अब इसे नाफिज करने के लिए तय की गई 1 अप्रैल 2016 की तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों पार्टियों की इक्तिसादी पॉलिसियां एक जैसी है, खारिजी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसियां भी एक जैसी है और दाखिली महाज पर भी तरक्की को लेकर दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं है। फिर भी अगर कानूनी कामकाज अटका है तो उसको लेकर कहीं न कहीं मोदी को लेकर कांग्रेस क़यादत के मन में बैठी एक सोच है। ऐसी ही सोच बीजेपी और आरएसएस के मन में नेहरू गांधी खानदान को लेकर है। इस तारीखी टकराव की वजह से सब कुछ ठप पड़ा है। दोनों मन से एक दूसरे को मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा हुआ है और कांग्रेस रहनुमाओं ने उनके चाय वाला होने का मजाक उड़ाया है, तो दूसरी जानिब बीजेपी में ऐसे रहनुमा हैं जो सोनिया व राहुल गांधी को इटली भेज देने का दावा करते रहते हैं। ऐसी जाती दुश्मनी के बीच हमआहंगी मुमकिन नहीं है। फिर भी मुल्क के मफाद को समझते हुए दोनों के बीच कामकाजी रिश्ते बनने चाहिए ताकि ऐवान में कामकाज हो सके। रहनुमाओं के जाती मामलों पर ऐवान का ठप होना बदकिस्मती भरा है। ऐवान में टकराव खत्म होने में एक मुश्किल ये भी है कि कांग्रेस इलाकाइयों की ताकत से घबराई है और उसकी कोशिश है कि वो अपने को बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर कायम किए रहे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे कई रहनुमा हैं जो कुलहीन सतह की सियासत में राहुल गांधी को पीछे कर सकते हैं। तभी कांग्रेस ज्यादा हमलावर हुई है और उसी की तर्ज पर केजरीवाल जैसे रहनुमा भी मोदी के खिलाफ जबान दराजी पर उतरे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2016 के अच्छे बन सकने की पहली जरूरत पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के विकास का एक सपना लिए हुए हैं। अपने एजेंडे अनुसार उन्होंने 2015 में मेहनत की तो 2016 में भी करेंगे, लेकिन सपनों को पंख तब लग सकते हैं जब पक्ष विपक्ष में सहज रिश्ते हों,
परस्पर सहयोग हो, मतलब राजनीतिक संस्कृति लोकतांत्रिक भावना लिए हुए हो। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य हैं। शुभो जी, क्या ये संभव है कि 2016 में हमारी राजनीति अच्छी बने, पक्ष विपक्ष में सहयोग, सामूहिकता के ये कुछ लोकतांत्रिक भावना वाले कुछ बिंदु उभर कर आए? ये तो आवश्यक है जी। आवश्यक इसलिए है कि 2015 जो गया वो मेरे ख्याल से राजनीति में सबसे गंदा साल गया है हमारे इतिहास में। जी। ये देश जो है ये वाद विवाद का देश है। ये भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा नहीं कहूँ, भारतीय परंपरा है। जी। द्वैतवाद अद्वैतवाद के ऊपर चर्चा, हर चीज के ऊपर जो है यहाँ पर द्वंद्व जो है और चर्चाएं हमारे देश में सदियों से चलती आई हैं। जी। हर मुद्दा यहाँ पर द्वंद्व के अमृत विचार मंथन के बाद से ठीक हुआ है। तो वही जो है कि जैसे कि अगर द्वैतवाद अद्वैतवाद जैसे गूढ़ मसले पर भी अगर द्वंद्व था और हम लोग एक रहे, हाँ, शाक्त भी हैं यहाँ पर और वैष्णव भी हैं। जी, जी, जी। हाँ, हिंदू धर्म में, और यहाँ पर हर किस्म के धर्म जब आई तो हर धर्म को हमने अपनाया और किसी को जाने के लिए नहीं कहा। जी, जी, जी। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि राजनीति में भी वो इसका उसका प्रतिबिंब मिले। अब देखिए 2015 क्या गया। 2015 के बजाय ये कि क्या 15 के अनुभव के हिसाब से 16 में क्या होना चाहिए? देखिए 2015 की शुरुआत हुई दिल्ली के चुनाव से और खत्म होने से पहले बिहार का चुनाव हो गया। इन दो चुनावी दंगलों में जो असभ्यता का प्रयोग किया गया, जो राजनीति से कटुता, राजनीतिक कटुता, राजनीतिक कटुता नहीं कहूंगा, वो राजनीति से इसको ये एक्स्ट्रा पॉलिटिकल था। जी। इट वाज नॉट पॉलिटिकल, इट वाज एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पेटिनेस, जिसका दोनों साइड से। जी। और तो उससे माहौल बहुत बिगड़ा। जी। और एक तो मैं देख रहा हूँ कि 77 के बाद भी जो हुआ था फिर से रिपीट हो रहा है कि आपकी सरकार ने ये किया था। अरे उनकी सरकार ने ये किया था इसीलिए वो हार चुके हैं। जी। आप अपने कार्यों को उनके गलतियों से ढकने की कोशिश ना करें। जी। आप आगे की बात करें। आपको मैंडेट आगे चलने का दिया गया है, पीछे ताकने का नहीं। जी। और चाहे वो केजरीवाल हों जो अभी लगे हुए हैं अपने सेंटर के साथ एक द्वंद्व में, कहाँ, हाँ जी, या कोई और राज्य हो, हर राज्य की ओर से जो है। और इधर तो शुक्र है कि यज्ञ में दोनों एक हो गए। आंध्र और तेलंगाना के दोनों चीफ मिनिस्टर भी बहुत कटु संबंध रखते हैं। तो ये नहीं, ये कटुता वैचारिक आधार है या व्यक्तिगत ईगो के कारण जो मामला ये कब हुआ, या बदले की भावना के कारण? ये वैचारिक नहीं है, वैचारिक कटुता नहीं है। मतलब एक ये माना जाता है कि क्योंकि चुनाव में हार भी अब रिश्तों में बिल्कुल एक तरह से हार को पचाने पाना, चुनाव में हार जीत का मामला भी बहुत अब वो हो गया है। जीत को भी पचाना सीखना चाहिए। हाँ। चुनाव में जीत का मतलब नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी मुड़ के देखे, जब वो 2 सीटों पर सीमित रह गई थी तो क्या वो इररिलेवेंट हो गई थी? उसी तरह अगर आज कांग्रेस, मतलब ये कि जीत हार का भी मामला नहीं होना चाहिए। 40 सीटों पे आ गई है तो ठीक है। हाँ। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, आगे पता नहीं क्या होगा। तो लोकतांत्रिक भावना जो राजनीति के अंदर जो कि परस्पर सहयोग और एक दूसरे को समझते हुए सामूहिकता, इसकी कमी का इसमें बिखराव का की मूल वजह क्या मानते हैं? मैं एक व्यक्तिगत अनुभव का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। 1969 में स्प्लिट हुआ कांग्रेस का। जो कांग्रेस की हेडक्वार्टर थी 7 जंतर मंतर रोड, वो कांग्रेस के पास चली गई क्योंकि संगठन उनके पास था। यूथ कांग्रेस में कोई स्प्लिट नहीं हुआ। तो हमारे यूथ कांग्रेस की ऑफिस उसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले मंजिल पे थी और रही 1972 तक। तो 3 साल तक तो राजनीति चलती, मतलब 3 साल तक दोनों पार्टियां एक छत के नीचे रही। और यूथ विंग, यूथ विंग वहां पर तुलसीदास दासप्पा था, उसके बाद एनडी तिवारी थे और फिर दाशमुंशी प्रेसिडेंट हो गए। दाशमुंशी भी एज प्रेसिडेंट सबसे पहले वहीं बैठे थे। वो मतलब फिर भी परंतु मुझे याद है कि जब हम लोग जाते थे वहां पर, हमें सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। रास्ते में कांग्रेस के नेता जिनके साथ हमारी बहुत कटु द्वंद्व चल रहा था, उनको देख के हम नमस्ते करते थे। और अगर वो हमसे किसी को पहचान लेते थे उनमें से, तो पीठ थपा के पूछते थे, कहो नौजवान कैसे हो।
राजनीतिक डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप व्यक्तिगत तौर पे बदतमीज हो जाएं। जी राजनीति में तमीज की बहुत बड़ी जगह है। और अगर राजनीति उसके बिना लोकतंत्र की भावना नहीं, लोकतंत्र की भावना एक तमीज का नहीं। राजनीति करने वाला है कौन? जो देश चलाता है, उसको देश को एग्जाम्पल से चलाना चाहिए। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे गांव के अंदर जो रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो जब देखेंगे कि हमारे नेता का, इसीलिए आज जो असहिष्णु व्यवहार जो है पूरे समाज में फैल रहा है। हमें मालूम पड़ता है कि किसी की 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई तो वो उतर के दूसरे को मार रहा है। सब समझते हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है वो समाज में होना चाहिए। तो ये जो असभ्यता हो रही है पॉलिटिक्स की, इससे पूरा समाज खराब हो रहा है। सामूहिक तौर पर जो नई जो पीढ़ी आई है उसके कारण है, या एक जो राजनीति की शिक्षा वाली जो भले यूथ कांग्रेस हो या नौजवान पीढ़ी को, इसमें मुश्किल ये हो गया है कि आजकल राजनीति में जो आजकल या ये प्रवक्ताओं का या क्या प्रवक्ता और कई एमपी जो हैं वो सीधे ही हेलीकॉप्टर से नीचे आए हैं, वो राजनीतिक प्रोसेस से नहीं आए हैं। तो वो राजनीतिक प्रोसेस की कमी के कारण ये सारी, इसलिए ये क्योंकि ये बड़ा पर्सनलाइज होता जा रहा है तो हर आदमी समझता है, अब केजरीवाल समझते हैं कि मैंडेट मेरा है। जी तो जो है मोदी जी समझते हैं मैंडेट मेरा है। मैंडेट तो पूरे संगठन को मिला है। आरएसएस के संगठन ने काम किया, कांग्रेस संगठन फेल हुई। तो इसको मान के चलना पड़ेगा ना। आज राजनीतिक कार्यकर्ता की कोई जगह ही नहीं है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। नहीं तो वो दरकिनार किया गया। कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रोसेस दोनों की कमी की बदौलत ये जो आई है हो रही है। इसलिए आप ये तो नहीं, संभव नहीं कि तुरंत ये साल भर के अंदर माहौल बदले और वो स्थितियां ठीक हो जाए। बदलना पड़ेगा। अब देखिए जैसे जीएसटी बिल जिसकी बहुत जरूरत थी और दुनिया देख रही है हमारी ओर, और उसमें सब एक मोटी मोटी सहमति भी थी। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कटुता होते हुए भी वो कटुता की बलि चढ़ा है। हाँ बस, तो ये बातें खत्म होनी पड़ेंगी और आगे चल के मैं आशा करता हूँ कि 2016 में ये राजनीति में अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन का मतलब कि सभ्य दिन आएंगे। हाँ, तो जी बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।